एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर टैक्स का मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो टैक्स जो है वो एक लैटिन वर्ड है टैक्सो, जिसका मतलब होता है कंपल्सरी चार्ज। यहाँ पे मैंने टैक्स की जो डेफिनेशन लिखी है वो यही लिखी है कि टैक्स इज़ ए मैंडेटरी फी और फाइनेंशियल चार्ज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट अंडर एन एक्ट। जो टैक्स होता है वो एक कंपल्सरी और मैंडेटरी चार्ज होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से। अब टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो अब हम रीड करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, डायरेक्ट टैक्स लेवी और बर्डन ऑन सेम पर्सन। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो लेवी और बर्डन उसका सेम पर्सन पे आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि लेवी और बर्डन जो होता है वो ऑन डिफरेंट पर्सन पे आता है। मतलब जो अपन जीएसटी के अंदर जितनी भी गुड्स खरीदते हैं उसमें जो सप्लायर जो होता है वो टैक्स का पेमेंट करता है, पर इसका अल्टीमेट बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर पे करता है। नेचर डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट भी इंक्रीज होगा। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब कोई भी अगर मतलब कमोडिटी है तो उसके ऊपर सेम रेट से टैक्स लगेगा। मतलब चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो तो वो फिक्स्ड नेचर है उसका। डिपार्टमेंट इसका क्या है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी, ये सेंट्रल अथॉरिटी होती है डीटी के अंदर। और आईडीटी के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू किसको जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जाता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट वो होता है जब आप इनकम अर्न करते हो, इनकम अराइज होती है उसके बाद ही आप टैक्स का पेमेंट कर पाते हो। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जब टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है तो जीएसटी के अंदर तो जब सप्लाई इनकर होती है तब होता है, और कस्टम के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तब टैक्सेबल इवेंट होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है तो इसके एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एग्जाम्पल है जीएसटी एंड कस्टम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स लो बड़ा होता है या एक्ट बड़ा होता है। तो इनकम टैक्स लो बड़ा होता है, लो के अंदर एक्ट आता है। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि इनकम टैक्स लो, इसके अंदर क्या क्या आता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आता है, इनकम टैक्स रूल 1962 आता है, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजन, केस लॉस, जुडिशियल डिसीजन एक्सेट्रा इसमें आता है। तो लॉ एक वाइडर टर्म है और एक्ट उसी के अंदर आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो बुक कीपिंग इज़ अ नैरो कंसेप्ट और अकाउंट्स इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। वैसे ही लॉ जो होता है वो वाइडर कंसेप्ट होता है, उसके बाद एक्ट जो होता है उसका नैरो कंसेप्ट होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब फोर्स में आया था तो 1 अप्रैल 1962 में फोर्स में आया था, और इट कंटेन 298 सेक्शंस एंड 14th शेड्यूल। और ठीक है, और इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स जो होते हैं वो एक तरह से क्लैरिटी ऑफ डाउट्स के लिए निकाले जाते हैं, और इशूड कौन करता है, सीबीडीटी इशू करता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो होते हैं वो बीच बीच में फाइनेंशियल ईयर में जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर वो नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बताए जाते हैं। तो ये इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी के द्वारा इशूड किए जाते हैं टू गिव द इफेक्ट ऑफ प्रोविज़न। जो भी प्रोविज़न नए होते हैं, जो चेंज होते हैं, उसको बताने के लिए नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। और कोई भी लीगल डिसीज़न है या फिर केस लॉ से जुडिशियल डिसीज़न, ये सब इनकम टैक्स लॉ के अंदर ही आते हैं।
अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स को कलेक्ट क्यों करती है? तो टैक्स का जो अमाउंट होता है या टैक्स का जो रेवेन्यू होता है उसका गवर्नमेंट जो होती है वो वेलफेयर करती है। वेलफेयर फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट किया जाता है, एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी टैक्स रेवेन्यू का ही यूज़ किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ये बोलता है कि विदाउट एनी अथॉरिटी टैक्स कांट बी कलेक्ट। मतलब कलेक्शन ऑफ टैक्स जो होता है वो मैं और आप लोग नहीं कर सकते, उसके लिए एक अथॉरिटी होती है, वही टैक्स का कलेक्शन कर सकती है। तो वो कौन बोलता है? आर्टिकल 265 बोलता है। ठीक है। अब आर्टिकल 246 पावर देता है, जो कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कंक्रीट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर लॉ कौन बनाता है? तो पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ कौन बनाता है? तो स्टेट असेंबली बनाती है। और कंक्रीट लिस्ट के अंदर लॉ कौन बनाता है? तो पार्लियामेंट प्लस स्टेट असेंबली दोनों ही लॉ बनाती है। जब भी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट के रूल को ही अप्लाई किया जाता है, तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4, जो कि चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax is an assessee and chargeable to income tax at a prescribed rate relevant previous year। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 4 जो होता है वो चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स का मतलब ये है कि कौन जो है वो टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल होगा। तो इसमें ऐसा बोला है कि एवरी पर्सन जिसकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है एग्जेम्पशन लिमिट को। एग्जेम्पशन लिमिट आपने पढ़ा होगा 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या फिर जो सेक्शन 115 बीएसी के अंदर टैक्स रेट दी हुई है 0 से लेकर 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से 7 लाख तक 5%, वो वाली जो टैक्स रेट है, अगर वहाँ तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो तो आप टैक्स पे करने के लिए लायबल बन जाते हो। इसके अंदर जितने भी डेफिनेशन में जो टर्म लिखी हुई है कि पर्सन, टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो मतलब चार्जिंग सेक्शन जो ये बोलता है कि कौन लायबल होगा टैक्स का पेमेंट करने के लिए, ये हमें बताता है। तो लायबल कौन होगा? जिसकी इनकम एक्सीड कर जाएगी किससे? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, वो इंसान या वो पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। अब हम बात करते हैं पर्सन के अंदर कौन कौन आता है। तो पर्सन का जो सेक्शन है वो है 2 सब सेक्शन 31। पर्सन के अंदर 7 लोग आते हैं। तो पर्सन के अंदर सबसे पहले एन इंडिविजुअल आता है। सबसे इंडिविजुअल रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आती है। कंपनी आता है, फर्म इंक्लूडिंग LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन बना देते हैं पर्सन में ये सारे लोग आते हैं और उनका एक एसोसिएशन बनाना इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स लोकल अथॉरिटी के अंदर आता है नगर निगम, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आते हैं कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो गया या टेम्पल हो गया, ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। तो पर्सन के अंदर 7 लोग आते हैं, ये सारे लोग पर्सन कहलाते हैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अंदर। अब टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले आप डिटरमाइन करते हो क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है पहले किसी का भी टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले उसका रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, उस बात पे डिपेंड करेगा कि वो इनकम टैक्स पे भी करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। उसके बाद इनकम अंडर डिफरेंट हेड, इनकम कैलकुलेट की जाती है डिफरेंट हेड के। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसको हम PGBP भी बोलते हैं, कैपिटल गेन हो गया, और अदर सोर्सेस होते हैं। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड होते हैं। फर्स्ट हेड होता है सैलरी का, सेकंड हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी का,
थर्ड हेड होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, फोर्थ हेड होता है कैपिटल गेन का, और फिफ्थ हेड होता है हमारा अदर सोर्सेज का। जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आएगी वो अदर सोर्सेस में चली जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम को ऐड करते हैं, फिर लेस करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को। जो आएगा वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। ठीक है, अब ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी क्या होता है, ये सारे पूरे पूरे चैप्टर आगे है। फिर लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A 80C से लेके 80U तक जितने भी डिडक्शन होते हैं वो आप लेस करते हैं, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA का जो डिडक्शन होता है वो भी लेस करते हैं। फिर डिडक्शन ग्रोस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शन को लेस कर देते हो तो आपके लिए आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से अगर आप रिबेट अगर अवेलेबल है तो रिबेट को माइनस करते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन केस ऑफ इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलती है, बाकी किसी भी पर्सन को रिबेट नहीं मिलती है। फिर ऐड करते हैं सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो ही। फिर लेस करते हैं मार्जिनल रिलीफ इफ एनी। फिर ऐड करते हैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर लेस करते हैं अगर आपने कोई पहले TDS और TCS और एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दिया हो तो फिर जो आता है ये वो आता है हमारा टैक्स पेबल। अगर आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया हो तो रिफंडेबल भी आ सकती है, ये अमाउंट रिफंडेबल भी आ सकती है और पेबल भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जब भी हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि करंट ईयर या जिस साल आपने इनकम अर्न की है वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो होता है द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, यही। और असेसमेंट ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल आप टैक्स का पेमेंट करते हो। प्रीवियस ईयर में बी 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। तो प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 12 महीने का हो, ये कम भी हो सकता है, 12 मंथ से कम भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और प्रीवियस ईयर जो होता है वो स्टार्टिंग डेट क्या होती है, जब बिजनेस आप सेटअप करते हो उस दिन से प्रीवियस ईयर को काउंट किया जाता है। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो तो इस वजह से जुलाई से लेके मार्च तक ही प्रीवियस ईयर में इंक्लूड किया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर हो वो 12 मंथ का हो, ऐसा नहीं होगा इन केस ऑफ अगर आप बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल ईयर के बीच में सेटअप कर रहे हैं। अब कुछ एक्सेप्शन है जनरल रूल, मतलब नॉर्मली रूल क्या बोलता है कि हमें प्रीवियस ईयर की इनकम का प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न करते हैं उसका टैक्स असेसमेंट ईयर में देना होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न कर रहे हो उसका टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही दे देना चाहिए। ये इसके एक्सेप्शन में 5 है। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, इनकम हो रही है शिपिंग बिजनेस से नॉन रेजिडेंट को, उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, अगर कोई पर्सन है वो छोड़ के जा रहा है इंडिया को तो उस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आप बंद करने वाले हैं तो नेक्स्ट ईयर तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से आप प्रीवियस ईयर इनकम जितनी भी अर्न की है उस बिज़नेस में उसका पेमेंट प्रीवियस ईयर में ही दे देंगे। ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर इज एसेट फॉर अवॉइडिंग टैक्स, अगर आप अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को तो अवॉइड करने के लिए कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो उसको भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। AOP BOI AGP फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर ये फॉर्म्ड हुई है फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस और वो पर्पस जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो आपको प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम अर्न करी है उसका पेमेंट भी प्रीवियस ईयर में ही करना पड़ेगा। ये कुछ रूल है जो ये बोलते हैं कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर ओनली। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एसएससी। तो एसएससी कौन होता है? एसएससी वो पर्सन होता है जो इनकम टैक्स पे करता है। ऑल एसएससी आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट एसएससी। जो भी जितने भी एसएससी होते हैं वो पर्सन होते हैं, लेकिन सारे पर्सन एसएससी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय होम एनी एक्ट और एनी अदर सम ऑफ मनी पे की जाती है। तो एसएससी मतलब वो पर्सन होता है जो कोई भी टैक्स का पेमेंट कर रहा हो या कोई भी मनी इन टर्म्स ऑफ फाइन, पेनल्टी और इंटरेस्ट के रूप में दे रहा हो, तो वो एसएससी बन जाता है। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम में दो तरह की इनकम होती है, एक नॉर्मल इनकम होती है और एक स्पेशल इनकम होती है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम में दो तीन स्पेशल इनकम होती है, उस पर स्पेशल टैक्स रेट दिया होता है, वही लगता है। अप्लाई स्पेशल टैक्स रेट्स। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A, इन सब के ऊपर स्पेशल रेट लगी जाती है ना। और एक होता है नॉर्मल इनकम। ऑप्शन 2 एसएससी। नॉर्मल इनकम के केस में ऑप्शन होता है एसएससी के पास कि वो चूज़ कर सकता है, या तो वो ओल्ड रिजीम में रह सकता है या फिर जो गवर्नमेंट में अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम निकाला है उसके अंदर भी वो आ सकता है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं एसएससी के पास, या तो वो डिफ़ॉल्ट स्कीम में चला जाए या फिर वो ऑप्शनल स्कीम में ही रहे। तो डिफ़ॉल्ट स्कीम को क्या क्या कहते हैं? न्यू रिजिम सेक्शन 115 BAC इसका नाम है। कंसेशनल स्कीम भी इसको कहते हैं। और ऑप्शनल स्कीम को ही ओल्ड रिजीम बोलते हैं, रेगुलर स्कीम बोलते हैं, नॉर्मल स्कीम बोलते हैं, शिफ्टिंग आउट और ऑप्ट आउट टू डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। बहुत बार क्वेश्चन में शिफ्टिंग आउट लिखा हुआ होता है या फिर ऑप्ट आउट टू डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ये लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि आप पहले वाली जो टैक्स स्लैब है उसी के अंदर टैक्स का पेमेंट करना चाहते हो, मतलब 0 से लेके 2.5 लाख वाली जो एग्जेम्पशन लिमिट है वहाँ तक वो वाली इसमें आती है। और जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है इसके अंदर टैक्स रेट 0 से लेके 3 लाख तक 3 लाख से 7 लाख 5% वो वाली टैक्स रेट इसमें आती है। अब हम बात करते हैं तो ये जो डिफ़ॉल्ट स्कीम है वो किसके ऊपर अप्लाई होती है? तो एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AGP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनके ऊपर अप्लाई होती है। कौन सी? डिफ़ॉल्ट स्कीम, जिसका सेक्शन 115 BAC है। पर अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम चूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। ओके, तो बस आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें टैक्स रेट, जितने भी पर्सन हैं उन सब के केसेस पढ़ेंगे। मतलब टैक्स रेट इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, HUF के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में क्या होता है, ये सारी टैक्स स्लैब हम आगे पढ़ेंगे। सरचार्ज के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,